हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ टैक्सेशन की सीरीज का वीडियो 2 रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा वीडियो है ना, हम इसके अंदर देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट का भारत में किस तरीके से बदलाव हुआ। अगर ये 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो अब 2025 या 26 तक ये किस तरीके से बदलता गया, क्या क्या इसमें कंडीशंस बदलती गई, किस किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट्स आते गए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में। अब ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये भारत के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो इसका ये मॉडर्न फॉर्मेशन था ना, ये जो था ये ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे भारत में। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? जो फ्रीडम मूवमेंट था 1857 का, 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, उसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको भारी लॉस हुआ था। उस भारी लॉस को भरने के लिए उन्होंने क्या किया, कर की प्रक्रिया यानी कि टैक्स की जो प्रोसीजर है उसको चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस वक्त जो था टैक्स जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया था: सैलरी, इंटरेस्ट, लैंड प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी या फिर और बिजनेस। सैलरी, इंटरेस्ट, लैंड और प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस। ठीक है, अब शुरुआत में क्या सोचा गया था ना कि इनकम टैक्स को हम केवल 5 सालों के लिए ही टेम्पररी तौर पे लागू करवाएंगे। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1886 में क्या हुआ, जब 1886 में अमेंडमेंट आई तो उसने इनकम टैक्स को परमानेंट कर दिया। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट थी इसने इनकम टैक्स को परमानेंट कर दिया इंडिया में। ठीक है, मतलब कि 1860 से लेकर 1886 के बीच में 26 सालों में गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि टैक्स को परमानेंट रेवेन्यू की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, टैक्स को जो है हमारा इनकम का, स्टेट की इनकम का एक परमानेंट जरिया बना लेना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्ट में एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया गया, माफ कर दिया गया। कंपनी के प्रॉफिट पर फ्लैट 1 लाख पर 10,000 का टैक्स, इस तरीके से फ्लैट टैक्सेस चलते थे उस समय। ठीक है, इसके बाद 1917 के अमेंडमेंट में पहली बार सुपर टैक्स लाया गया उन लोगों के लिए जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे थे। ठीक है, अब 1886 के बाद जो मेजर अमेंडमेंट आई थी वो 1922 में आई थी। तो इनकम टैक्स एक्ट 1922, इसको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टैक्स भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था टैक्स के लिए। इसमें क्या हुआ था, फाइनेंस एक्ट आया था कि इधर ये रूल आया कि अब से हर साल जो है एक नया फाइनेंस एक्ट पास करा जाएगा, ये जरूरी हो गया। और इस फाइनेंस एक्ट में क्या होगा, टैक्स के रेट, जो रेट्स होते हैं उनको फिक्स किया जाएगा। इसी ईयर में असेसमेंट ईयर का एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि पिछले साल की जो कमाई है उसमें करंट साल में टैक्स देना होगा। ठीक है, स्लैब सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। 1939 से स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब जो 1922 की अमेंडमेंट थी उसके बाद मेजर अमेंडमेंट आई थी 1961 में, द आईटी एक्ट 1961। ये बहुत ही फेमस था, क्यों? क्योंकि ये डिकेड्स तक फॉलो किया गया है। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो 1961 में ये पास हुआ था, मगर इनफोर्स हुआ 1962 में। 1 अप्रैल 1962 से इसको माना जाने लगा और पूरे भारत में इसको मानते थे। ठीक है, अम, ये जो एक्ट था ना, इसके अंदर 23 चैप्टर्स थे और 298 सेक्शंस थे। ठीक है, में ना 5 हेड ऑफ इनकम थे: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती थी, हर साल फरवरी में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आती थी ताकि इस एक्ट को उस समय के जमाने के हिसाब से चलाया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन इतने सारे अमेंडमेंट्स के साथ साथ ना ऐसा लगने लगा था कि ये एक एक्ट में ही पैच वर्क हुए पड़े हैं। ठीक है, एक सेक्शन होता था, उसके नीचे उसकी 10 एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी कुछ चेंजेस होते थे या प्रोविजंस होते थे। तो ये बहुत ही बुरा सा लगने लगा।
अब क्योंकि 1961 वाला जो एक्ट था वो पैच वर्क के कारण बहुत ही बुरा सा लगने लगा था, तो आया रिवॉल्यूशन इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये जो एप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल 2026 से हुआ है। इस दिन के पहले से जो एक्ट यूज होता था 1961 वाला, अब वो इतिहास की तरह इस्तेमाल होने लगा, हिस्ट्री बन चुका है। अब उसकी जगह किसने ले ली? आईटी एक्ट 2025 ने ले ली। अब आईटी एक्ट 2025 और 1961 में कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को देखते हैं वन बाय वन। अब आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे द ट्रांजिशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्सेस 2025। सबसे पहला चेंज हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ओवरहॉल, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज। जो पुराना एक्ट था 1961 वाला, उसके अंदर 800 प्लस सेक्शंस थे। अब वो जो सेक्शंस हैं वो 536 रह गए हैं, और पुराने वाले एक्ट के अंदर 47 चैप्टर्स थे जो अब 23 रह गए हैं। अब जो नेक्स्ट चेंज आता है वो आता है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। पहले जो था हम प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज होते रहते थे। अब ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। अब क्या है? अब सिर्फ टैक्स ईयर है। अगर आप 2026-27 में कमा रहे हो तो उसे आप टैक्स ईयर 2026-27 ही कहेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 है उसके मुताबिक आपका टैक्स ईयर वही साल है जिसमें आपने पैसा कमाया है, लेकिन जो रिटर्न है, आईटीआर है, वो हमेशा टैक्स ईयर खत्म होने के बाद भरी जाएगी। जैसे कि इसकी टाइमलाइन को अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे हम, कि हमारा अर्निंग पीरियड यानी कि टैक्स पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? टैक्स ईयर 2026-27। लेकिन जो आईटीआर इसका भरेंगे हम, उसको हम इसके फाइलिंग पीरियड यानी कि पोस्ट टैक्स ईयर, ठीक है। जैसे ही 31 मार्च 2027 खत्म होगी, वैसे ही आपका रिटर्न फाइलिंग विंडो खुल जाएगा। और इसमें क्या हुआ है? रीनेम हुआ है हेड्स ऑफ इनकम का। जैसे सैलरी को अब हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम कहते हैं, या अदर सोर्सेस को नया नाम क्या है? इनकम फ्रॉम रेजिडरी सोर्सेस। इसमें और क्या चेंजेस हैं? कंसोलिडेशन ऑफ फॉर्म्स, मतलब फॉर्म 121 का एरा आ चुका है अब। सिंपल लिविंग जिसको हम कहेंगे। पहले क्या होता था? टीडीएस बचाने के लिए हम 15G या 15H के चक्कर में लगे रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्म है, क्या? फॉर्म 121। वही सबके लिए सॉल्यूशन है। अब फॉर्म 15G या फॉर्म 15H क्या होता था? तो जो फॉर्म 15G था, ये 60 साल से कम के लोगों के लिए था, जो जनरल सिटीजन थे। और फॉर्म 15H क्या था? 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए था, जो सीनियर सिटीजन थे। इनके रूल्स अलग अलग थे, एलिजिबिलिटी अलग अलग थी, और लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते रहते थे कि कौन सा फॉर्म भरना है, उसमें क्या भरना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज करके सिर्फ एक सिंगल फॉर्म बना दिया, क्या? फॉर्म 121। सबके लिए एक ही है, चाहे आप 25 के हो या 75 के हो। आप चाहे, अब बस आपको ये दिखाना है फॉर्म 121 भर के कि आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्स लिमिट से कम है, और आप चाहते हो कि बैंक आपका टीडीएस ना काटे, ठीक है। तो आप जस्ट फॉर्म 121 भरो और दैट्स इट। अब इसमें एज का कोई मैटर नहीं रह गया, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं रह गया इसीलिए। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया? अब सेक्शंस के पीछे जो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस होते थे ना, वो सब हट गए हैं। सारी कंडीशंस खत्म कर दी और मेन टेक्स्ट के अंदर ही डाल दी सारी की सारी कंडीशंस को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजिटाइजेशन बाय डिजाइन, ठीक है। ये जो एक्ट है ना, वो फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल एसेट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फेसलेस असेसमेंट का क्या मतलब होता है? नो फेस टू फेस मीटिंग, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर होता है, एनोनिमस ऑफिसर के द्वारा होता है। आपको खुद भी नहीं पता कि आपका जो केस है, मतलब अगर कोई स्क्रूटनी आई है तो आपका जो केस है वो कौन सा ऑफिसर डील कर रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि वो चेन्नई में बैठा है, वो दिल्ली में बैठा है, वो कहाँ बैठा है। आप केवल उसके साथ ऑनलाइन पोर्टल पे डीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसको आप अपने जितने भी आपके पास प्रूफ्स हैं वो सारे दे रहे हैं, ठीक है। अब जो ऑफिसर है, वो जो आपको जानता नहीं है, तो जो डिसीजन लेगा ना, वो बेस्ड ऑन योर डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स लेगा। कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, कोई अननेसेसरी हरासमेंट या करप्शन का कोई चांस ही नहीं बचेगा। इससे रिजल्ट क्या आया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका जो केस है वो क्लोज हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो ऑफिसर क्या करेगा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आप पर इम्पोज करेगा।
इसके साथ-साथ अगर हम डिजिटल एसेट्स की बात करें, तो पहले जो लोग थे ना वो आर्ग्यू करते थे कि क्रिप्टो तो एक सिर्फ कंप्यूटर कोड है, ये एसेट कैसे हुआ? अब एक्ट में साफ लिखा है कि हर वो चीज़ जो क्रिप्टोग्राफिक लेजर है, ठीक है? जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या कोई भी तरीके का टोकन हो गया, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए है। इसे जो लीगल ग्रे एरियाज़ थे ना, वो खत्म हो गए हैं। अब क्योंकि एक्ट में चेंज आ गया है, तो अब हमारे दिमाग में बहुत टाइप के कन्फ्यूजन्स रहते हैं। हमारा सवाल आता है कि अगर मेरा पुराना केस है, तो और जो हमने कहा कि 1961 का जो एक्ट है, वो अब हिस्ट्री बन गया है, तो मेरे पुराने केस का क्या? तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि ये जो एक्ट है ना, वो अब 1 अप्रैल 2026 से आने वाले जितने भी केसेस होंगे ना, उनके ऊपर ही लागू होगा। इससे पहले के जितने भी केसेस होंगे, वो आईटी एक्ट 1961 से ही गवर्न किए जाएँगे। ठीक है? तो अब हमने क्या देखा कि 1961 से 2025 में जो चेंजेस है ना, वो पुराने कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अब सिंपल ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम की तरफ हमने अपने आप को मूव किया है। तो अब मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये जो टैक्स ईयर वाला बदलाव है, ये हमारी टैक्स फाइलिंग को आसान बनाएगा? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट होगा, तो वो भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।